मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट तथा जितने भी अन्य राज्यों के टेट है उनसे संबंधित हमारी मनोविज्ञान की क्लास आज की व्यक्तित्व पर आधारित है। आज की क्लास में हम व्यक्तित्व की अवधारणाएँ, उससे जो संबंधित सिद्धांत हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा था। आज बारी है व्यक्तित्व की। आइए देखते हैं व्यक्तित्व क्या है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो परीक्षा रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर परीक्षा रेस नाम से सर्च कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है, यानी जो लैटिन भाषा का पर्सोना शब्द है उसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है वही है पर्सनालिटी। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क, मुखौटा या नकाब। यूनान में जो वहाँ पे रंगमंच होता था या फिर नाटक होता था, वहाँ पे जो लोग किसी दूसरे का अभिनय करते थे उसका मुखौटा लगा लेते थे। जैसे अपने यहाँ आप लोग नाटक देखते होंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो राम का किरदार निभा रहा है तो वह राम का रंग रूप धारण करता है, वैसे वस्त्र पहनता है, वैसा ही मुखौटा भी पहनता है, जिसके वजह से जब वह मतलब मंच पर आता है तो लोग उसे उस व्यक्ति के नाम से न जानकर, उस व्यक्ति के व्यवहार को न जानकर उसमें राम को देखते हैं। यही होता है जो ये यहाँ पे यूनान में जो नाटक होता था वहाँ पे यही होता था। लोग मुखौटा पहनकर दूसरे का किरदार निभाते थे। तो वहीं से निकल कर आया है पर्सोना शब्द, जिसका मतलब होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व होता है जैसे कोई व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत से ऐसे व्यवहार होते हैं जो वह बाहर प्रकट करता है, बहुत से ऐसे व्यवहार होते हैं जो उस अपने अंदर छिपाए रहता है, वो समाज में नहीं प्रकट करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पर्सनालिटी है ये मुखौटा है, यानी जो पर्सोना है मुखौटा। इसका मतलब होता था कि व्यक्ति जो है बाहर तो बहुत अच्छा मुखौटा पहने रहता है, समाज में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एक अच्छा मुखौटा पहने रहता है, लेकिन जो उसका अंदर का वास्तविक व्यवहार होता है उसे वो बाहर नहीं प्रकट करता है। इसके संबंध में कई अवधारणाएँ हैं, यानी कई मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के विशेषताओं का समग्र रूप है। इन सभी परिभाषाएं वुडवर्थ, गिलफोर्ड, रॉस, आलपोर्ट और वारेन, मुख्यतः ये जो ऊपर की जो 4 परिभाषाएं हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आप लोग इसे एक एक अलग अलग इनका वर्ड है, इसी से पहचानने का प्रयास कीजिए। बाकी परिभाषाएं आपको लगभग समान देखने को मिल जाती हैं। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के विशेषताओं का समग्र रूप है। वुडवर्थ से याद रखिए, केवल इन्होंने समग्र रूप कहा है, यानी व्यक्ति के अंदर जितनी भी विशेषताएं होती हैं उन सभी विशेषताओं को जब एकत्र करते हैं, समग्र रूप से देखते हैं, तो वही जो है व्यक्तित्व होता है। इसके बाद आते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड और वुडवर्थ में लगभग समानता है, केवल वुडवर्थ ने जो है समग्र रूप का प्रयोग किया है शब्द का, बाकी गिलफोर्ड ने समन्वित रूप कहा है। तो गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के जो गुणों का वो समन्वित रूप होता है। रास की परिभाषा है, रास ने व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि व्यक्तित्व मान्य व अमान्य गुणों का पुंज होता है। रास से याद करिए मान्य व अमान्य गुण। जैसे आप समाज में बहुत से ऐसे व्यवहार होते हैं जो समाज में मान्य होते हैं, बहुत से ऐसे व्यवहार होते हैं जो समाज में मान्य नहीं होते हैं, उन्हें अमान्य व्यवहार कहा जाता है या फिर उन्हें अमान्य गुण कहा जाता है। तो रास से आप याद कर सकते हैं, अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो सब लोगों को रास आएगा, तो आप मान्य होंगे समाज में। अगर आप व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, लोगों को रास नहीं आएगा आपका व्यवहार, तब आप अमान्य गुणों वाले कहे जाएंगे। तो इनकी परिभाषा है व्यक्तित्व के मान्य व अमान्य गुणों का पुंज है। जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के मान्य व अमान्य गुणों का पुंज होता है। इसके बाद आलपोर्ट की परिभाषा है, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछी गई है। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के दैहिक व मनोदैहिक गत्यात्मक दशाएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में सामंजस्य बिठाता है। आलपोर्ट ने कहा है जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के दैहिक यानी शारीरिक और मनोदैहिक यानी मानसिक व शारीरिक जो दशाएं होती हैं, गत्यात्मक दशाएं जो लगातार निरंतर समय के साथ आगे चलती रहती हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में सामंजस्य बिठाता है, वही व्यक्तित्व होता है।
यानी समाज में सामंजस्य बिठाने के लिए शरीर के साथ साथ मन की भी जो दशाएं होती हैं ये दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं और जिनके द्वारा व्यक्ति जो है समाज में सामंजस्य बिठाता है, ऐसा कहा है आलपोर्ट ने। इसके बाद है वारेन। वारेन ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है। वारेन को आप ध्यान में रख सकते हैं कि इन्होंने केवल मानसिक संगठन के बारे में कहा है कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का जो संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास के लिए मतलब उसके विकास के किसी अवस्था में पाया जाता है। यानी वारेन ने साफ साफ कहा है व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन होता है। आइए आगे देखते हैं व्यक्तित्व संगठन के सिद्धांत। 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं व्यक्तित्व के संगठन के, जिनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आलपोर्ट का व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि शील गुणों का सिद्धांत किसका है, तो ये है G.W. आलपोर्ट का। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की तुलना मकान के निर्माण में लगे हजारों ईंटों से की और कहा कि व्यक्तित्व हजारों शील गुणों का योग है। जैसे मकान के निर्माण में, किसी भी मकान के निर्माण में हजारों ईंटें मिलकर एक मकान का निर्माण करती हैं, तब वो जाकर एक स्ट्रक्चर का रूप धारण करती हैं। मतलब कि एक ईंट का कोई महत्व नहीं होता है, जब हजारों ईंटें मिलकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं तब वह बाहर एक संरचना के रूप में, एक ढांचा के रूप में उपस्थित होता है, यानी फिर प्रकट होता है। वैसे ही व्यक्ति के अंदर हजारों व्यवहार होते हैं, लेकिन किसी एक व्यवहार से व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। वही हजारों व्यवहार जब समग्र रूप से बाहर निकल कर आते हैं या फिर प्रकट होते हैं, तब जाकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो आलपोर्ट ने वैसे ही कहा है कि जैसे मकान के निर्माण में हजारों ईंटें लगती हैं, हजारों ईंटों के निर्माण से जो है मकान बनता है, वैसे ही हजारों व्यवहार के जो है मिलने से जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है, या फिर व्यक्तित्व जो होता है हजारों शील गुणों का योग होता है। आलपोर्ट ने कुल 17,953 शील गुण के बारे में बताया है और इनको जो है 4500 भागों में विभाजित किया है। यानी कि आलपोर्ट व्यक्तित्व के संबंध में या शील गुण के संबंध में कितना प्रयोग किए हैं आप इसे समझ सकते हैं कि 17,953 शील गुण के बारे में बताया और इसे 4500 भागों में विभाजित भी किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने शील गुण के मुख्यतः 2 प्रकार बताए हैं। आलपोर्ट ने कहा शील गुण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य शील गुण, सभी व्यक्ति में समान रूप से होते हैं। यानी एक सामान्य शील गुण होता है जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से होता है। जैसे बहुत से मतलब ऐसे व्यवहार होते हैं जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से होते हैं, वो बहुत ही साधारण होते हैं, उनसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं हो सकता है या फिर अलग से पहचान नहीं हो सकती है। जैसे सभी अपने हाथ से खाना खाते हैं, तो सभी कपड़े पहनते हैं। हाँ, वो विशिष्ट चीज़ जब आती है वो दूसरा होता है विशिष्ट शील गुण। विशिष्ट शील गुण व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होता है और जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग विशिष्ट शील गुण होता है जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे देखिए कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्रोधी होते हैं, कई बहुत साधारण स्वभाव के होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कई जो होते हैं एकदम अंतर्मुखी होते हैं, कई बहुत मतलब बहिर्मुखी होती हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग शील गुण होते हैं और जो शील गुण जितना अधिक प्रभावी होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही होता है। जैसे महात्मा गांधी का जो विशिष्ट शील गुण था वो था अहिंसा। यानी महात्मा गांधी से जुड़ी जितने भी उनके व्यवहार थे वो अहिंसा के आसपास ही होते थे। इनका जो मेन शील गुण था अहिंसा। हिटलर की बात आती है तो आपके मन में आता है कि वह बहुत क्रूर था, तानाशाह था। तो हिटलर का जो विशिष्ट शील गुण था वो था क्रूर व तानाशाह। तो ये हो गए सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। विशिष्ट शील गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण। ये 3 जो है प्रकार होते हैं विशिष्ट शील गुण के। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है विशेषक का सिद्धांत, जिसे दिया है रेमंड कैटल ने। इन्हें आरवी कैटल भी कहते हैं। रेमंड कैटल ने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण 2 विशेषकों द्वारा होता है। पहला है सतही विशेषक और दूसरा है स्रोत विशेषक। सतही विशेषक जो होता है जो व्यक्ति का बाहरी व्यवहार होता है, जिसे बाहर व्यक्ति प्रकट करता है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है, समझ सकता है, पहचान सकता है, वो होता है सतही विशेषक। वही जो व्यक्ति का बाहरी व्यवहार जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना होती है कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है,
कोई जो है पतला दुबला है, कोई मोटा तगड़ा है, कोई हष्ट पुष्ट है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। तो ये शारीरिक संरचना होती है जिसे कोई भी व्यक्ति देखकर पहचान सकता है। इसके साथ साथ जो उसका सामाजिक व्यवहार होता है, समाज में व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसे भी देखकर लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर यह कह सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व या इसका व्यवहार कैसा है। तो ये होता है सतही विशेषक। इसके बाद होता है दूसरा स्रोत विशेषक। स्रोत विशेषक जो होता है व्यक्ति का केंद्रीय विशेषक होता है, यानी कि वह सेंटर में होता है, वह बाहर प्रकट नहीं होता है। बाहर प्रकट व्यवहार से उसको पहचानना मुश्किल होता है। यह विशेष प्रयत्नों से ही पहचाना जा सकता है। जैसे व्यक्ति के अंदर कई ऐसे छुपे हुए व्यवहार होते हैं जिसे वह लोगों के बीच में प्रदर्शित नहीं करता है, वह छुपा कर रखता है, वो केवल जो है विशेष स्थानों पर ही प्रदर्शित करता है। तो उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन्हें पहचानने के लिए आरबी कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली का निर्माण किया था, जिसे 16 PF भी कहा जाता है, यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर। इन्हीं प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्ति का जो विशिष्ट या फिर स्रोत विशेषक होता है उसकी पहचान की जा सकती है। तीसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जिसे दिया सिगमंड फ्रायड ने। जितने भी ये सिद्धांत है व्यक्तित्व से संबंधित, आप लोग इसका अध्ययन करिए और जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे आप देखेंगे कि सभी सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं, इनसे जुड़े हुए कितने जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो है सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व निर्माण के 3 घटक होते हैं। यानी इन्होंने कहा कि कोई भी किसी का व्यक्तित्व जो होता है वो 3 घटकों से मिलकर बनना होता है। उसके बारे में इन्होंने बताया। पहला है ईड, जिसे ईदम कहते हैं। दूसरा है ईगो, जिसे अहम कहते हैं। तीसरा है सुपर ईगो, जिसे पराहम कहते हैं। यानी ईड, ईगो, सुपर ईगो, या फिर कह सकते हैं ईदम, अहम, पराहम। अब आइए देखते हैं ईदम क्या है। जैसे ईदम जो होता है जन्म से ही व्यक्ति के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो ये व्यक्ति को मूल व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें पशुपत्य होता है, दैत्य होता है, ये बहुत ही सेल्फिश होता है, यानी केवल अपने बारे में सोचता है। कह सकते हैं कि ईदम जो होता है बहुत ही नकारात्मक होता है, जिसके अंदर पशुपत्य व्यवहार होता है, यानी बहुत क्रूर होता है। दैत्य व्यवहार होता है, यह निसंकोची होता है। तो ईदम जो होता है कह सकते हैं नकारात्मक व्यक्तित्व होता है। इसके बाद आता है दूसरा अहम, या फिर कह सकते हैं ईगो। ईगो जो होता है 5 से 6 वर्ष का जब बालक होता है उसके व्यवहार में ईगो यानी अहम आता है। यह वास्तविकता पर आधारित होता है। कई बार जब अभी आप जो ईगो की बात ऐसे कर लें तो ईगो मतलब होता है कि कोई अपने घमंड में हो या फिर कोई अपने स्वभाव से बहुत अड़ियल हो, तो हम कहते हैं बहुत ईगोइस्ट है या फिर बहुत ईगो वाला है। लेकिन यहाँ पे ईगो का मतलब आप समझिए कि यह एक वास्तविकता होती है, यानी व्यक्ति का जो वास्तविक रूप होता है यानी वास्तविकता होती है, यह उसी पर आधारित होता है। कह सकते हैं कि जो ईगो होता है यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। और जो सुपर ईगो होता है जिसे पराहम कहते हैं, यह ईगो के साथ व्यवहार में आता है। यह भी जो है 5 से 6 वर्ष में जो है व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसके अंदर दैवत्व का भाव होता है, यानी यह बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, आदर्शवादी होता है, त्याग व बलिदान वाला होता है। एक तरफ जहाँ ईगो बहुत ही शैतान था, बहुत ही पशुपत व्यवहार वाला था, वहीं दूसरी तरफ जो पराहम यानी जो सुपर ईगो है बहुत दैवत्व का भाव होता है, इसके अंदर दैवी होता है और इसके अंदर त्याग बलिदान का भाव होता है। बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही निराला होता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जो होता है आदर्शवादी भाव होता है। जो अहम होता है ये वास्तविक होता है, इसलिए अहम जो होता है जो ईगो होता है ये ईदम और सुपर मतलब कह सकते हैं ईगो मतलब ईदम और पराअहम यानी ईड और सुपर ईगो के बीच जो संतुलन स्थापित करता है वह होता है ईगो। इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह किस पर निर्भर करता है, वह निर्भर करता है ईगो पर। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अहम कितना तगड़ा है, यानी जिसका अहम जितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा वह उतना ज़्यादा संतुलन स्थापित करेगा ईड और सुपर ईगो के बीच में, और उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा होता है। आइए अब एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईडम या फिर ईड के बारे में। यह बचपन में ही प्रभावी होता है, व्यक्ति के अंदर दैवी भाव होता है। कह सकते हैं ना, बालक जो होता है केवल अपने बारे में सोचता है, वह बहुत ही कह सकते हैं मतलबी होता है, स्वार्थी होता है, यह सुखवादी होता है।
ईदम जो होता है यह सुखवादी होता है, केवल सुख पर इसका ध्यान होता है, सुख के लिए यह कुछ भी करने को तैयार होता है। इसके अंदर पशुपति व्यवहार भी होता है, यह बहुत ही निर्दयी होता है, बहुत ही क्रूर होता है, किसी की हत्या करने से भी नहीं मतलब घबराता है, जो भी इसके मन में आता है यह कर देता है। इसे बाहरी व्यवहार से, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जो भी इसके मन में आता है ये करता है। और कह सकते हैं कि ईदम ही दमित इच्छाओं का भंडार होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, आप हो मैं हूँ, सबके अंदर जो होते हैं बहुत से ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उसके अंदर दमित होती हैं, वो अपने अंदर ही दबा के रखता है। वह सामाजिक जो कह सकते हैं दबाव या फिर बड़ों का दबाव, इसके कारण वो बाहर नहीं प्रकट हो पाता है, या फिर कह सकते हैं समाज में सम्मान के कारण वो बाहर नहीं प्रकट हो पाता है, वह उसके अंदर दबा हुआ होता है। और ये जो होता है यह भी सुखवादी ही होता है, कह सकते हैं कि ये बहुत ही निगेटिव होता है। इसके बाद है शारीरिक इच्छाएं अधिक होती हैं, यानी इस अवस्था में जो ईदम की अवस्था होती है इसमें शारीरिक इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। जैसे इस अवस्था में शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी भी व्यवहार तक जा सकता है, यानी किसी भी स्तर तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी की हत्या कर सकता है। आजकल तमाम जितने भी आप लोग देखते होंगे घटनाएं होती हैं शारीरिक इच्छाओं को लेकर, वो सभी करने को तैयार होता है। और जो मानसिक इच्छाएं होती हैं वो कम होती हैं, मानसिक रूप से यह स्थायी नहीं होता है, मानसिक इच्छाएं कम होती हैं, इसलिए इसका जो व्यवहार होता है वह असंतुलित होता है। जब शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाएं संतुलित नहीं होती हैं तो व्यक्ति का व्यवहार भी असंतुलित हो जाता है। इसके बाद दूसरा है ईगो, जिसे अहम कहते हैं। यह युवावस्था, वही बात जैसे हमने कहा कि 4 से 5 वर्ष या फिर 5 से 6 वर्ष में से लेकर जो है युवावस्था प्रौढ़ावस्था में अधिक प्रभावी होता है व्यक्ति के अंदर। यानी जो युवा होते हैं, आप वो देखिए समाज में एक संतुलित व्यवहार प्रकट करने लगते हैं, इनके अंदर मानवीय गुण होता है, यानी इंसानी प्रवृत्ति होती है। ये जो है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, दूसरों के प्रति इनका सेवा भाव होता है, और इनका जो व्यक्तित्व होता है वास्तविकता पर आधारित होता है। यह जो है हवाई बात नहीं होती है, जो वास्तविक होती है वास्तविकता के सिद्धांत पर ही इनका व्यक्तित्व कार्य करता है। इसमें जो है शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाएं संतुलित होती हैं। इस अवस्था में जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की वो और जो मानसिक इच्छाएं होती हैं दोनों संतुलित होती हैं, क्योंकि इस स्तर पर मानसिक इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं और शारीरिक इच्छाएं तो रहती हैं, तो दोनों जो है संतुलित हो जाती हैं। और जो ईगो होता है, अहम होता है, यही ईदम और पराअहम के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा इसका निर्धारण ईगो द्वारा ही होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जिस व्यक्ति का ईगो जितना अधिक प्रभावशाली होता है उसका व्यक्तित्व भी उतना प्रभावशाली होता है। यानी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ईगो पर ही, यानी अहम पर ही निर्भर करता है। अगला स्तर है सुपर ईगो, जिसे परम अहम कहा जाता है। यह वृद्धावस्था में सक्रिय होता है, यानी वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जब मानसिक इच्छाएं तो बहुत अधिक होती हैं लेकिन शारीरिक इच्छाएं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति बहुत आदर्शवादी हो जाता है, आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी भी बुरा कार्य करने से परहेज करता है, लोगों को कोई भी गलत कार्य करने से रोकता है, सलाह देता है, स्वयं कोई भी गलत कार्य नहीं करता है। इसके बाद इसमें जो है दैवत्व का भाव आ जाता है, यह लोगों को भाई आशीर्वाद देता है, लोगों की सहायता करना चाहता है, लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ईश्वरीय भाव होती है, फिर दैवत्व भाव होता है, वह उसके अंदर आ जाता है। शारीरिक इच्छाएं कमज़ोर होती हैं और मानसिक इच्छाएं प्रबल होती हैं, इसलिए इस अवस्था में भी जो व्यक्ति का व्यवहार होता है असंतुलित होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर त्याग व बलिदान जैसी प्रवृत्ति अधिक होती है। तो कुल मिलाकर जो ईड है, यानी जो अहम है, ईदम में और पराअहम में दोनों में जो है व्यवहार जो होता है वह असंतुलित होता है, और ईगो जो होता है व्यवहार को संतुलित करता है। ईगो में जो है व्यवहार संतुलित होता है। इसके बाद है चौथा सिद्धांत और आखिरी सिद्धांत, जिसे मांग व दबाव का सिद्धांत कहते हैं, जिसे दिया है हेनरी मुर्रे ने मांग व दबाव के सिद्धांत में कहा है कि समाज में व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार की आवश्यकताओं से संबंधित दबाव आते हैं। जैसे प्रत्येक अवस्था पर व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार के मांग होती हैं और उससे संबंधित उसको पूरा करने के लिए उसके ऊपर दबाव होता है। जैसे अभी आप युवा अवस्था में हैं तो आपके ऊपर दबाव है कि आप एक अच्छी सी नौकरी करें, परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए
अच्छा पैसा कमाएं, जिससे आपकी भी ज़रूरत हो। तो ये आपके ऊपर आवश्यकताएं हैं जिससे संबंधित आपके ऊपर दबाव होता है। और इसी दबाव की स्थिति में जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा, यानी जिस व्यवहार की तरफ उन्मुख हो जाता है, उसका व्यक्तित्व तो वैसा ही हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बस पढ़ाई लिखाई छोड़कर चले जाते हैं नौकरी करने। तो देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बिना किसी स्किल के जाते हैं तो आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच में रह जाती है। आपका जीवन उसी में बीत जाता है, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर आप कोई अच्छा सा स्किल सीख लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, कुछ समय अपने आप को थोड़ा समय दे देते हैं, तो आपके अंदर आप कोई स्किल सीख लेते हैं, उसके बाद आप जाते हैं तो आप अच्छी सी जॉब करते हैं और जो है सभी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। तो वही है कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है अपने व्यवहार को जिस तरफ उन्मुख करता है, जिस तरफ जाता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व तो बन जाता है। मुर्रे ने कुल 40 प्रकार की मांग बताए थे। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि मुर्रे ने 40 प्रकार की मांग के बारे में बताया था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने देखा व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी अवधारणाएँ हैं, व्यक्तित्व शब्द कहाँ से आया, और वुडवर्थ, गिलफोर्ड, रॉस, आलपोर्ट के बारे में हम जो उनकी अवधारणाएँ हैं व्यक्तित्व से संबंधित वो भी देखा। व्यक्तित्व को जितने भी सिद्धांत हैं, सीलगुणों का सिद्धांत जो आलपोर्ट का है, विशेषक का सिद्धांत कैटल का है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत फ्रायड का है, और इसके साथ मांग व दबाव का सिद्धांत हेनरी मुर्रे का है। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। व्यक्तित्व को अलग अलग मनोवैज्ञानिक और अलग अलग जगहों पर व्यक्तित्व अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।